नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। गांव देहात को बजट में सौगात, दलहन पर भंडारण सीमा खत्म करने की मांग, कई मूंगफली निर्यातकों के लाइसेंस रद्द, गेहूं और दलहन का रकबा बढ़ा और 1 लाख करोड़ की सड़ जाती हैं फल व सब्जियां। अब समाचार विस्तार से। वर्ष 2017-18 के बजट में ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.06 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम आवंटन हो सकता है। पिछली बार यह राशि 86,000 करोड़ रुपए थी। इस बार बजट जनवरी के पहले सप्ताह में संसद में पेश किया जा सकता है और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए एक नई योजना की घोषणा की जा सकती है। नोटबंदी कारण खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों को हो रही परेशानी के मद्देनजर इसे केंद्र सरकार की ओर से राहत के तौर पर देखा जा रहा है। एक उद्योग संगठन ने अपने बजट इच्छा सूची में मांग की है कि सरकार को दलहनों के आयातकों, थोक विक्रेताओं और दाल मिलों पर लगी स्टॉक रखने की सीमा को हटाना चाहिए ताकि इसकी आसानी से आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ साथ किसान और अधिक दाल का उत्पादन करें और इसे प्रोत्साहित करने के मकसद से सहायता के लिए मिशन की दुकानों के जरिए दालों की बिक्री करनी चाहिए। सितंबर के महीने में सरकार ने दलहन की जमाखोरी को रोकने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 30 सितंबर 2017 तक के लिए यानी 1 वर्ष के लिए दलहन व्यापारियों पर स्टॉक रखने की सीमा को बढ़ाया था। कृषि जिंसों के निर्यात दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों को कड़ा संदेश देते हुए सरकार के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने लगातार गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन करने पर करीब 1 दर्जन मूंगफली निर्यातकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। प्रमुख रूप से गुजरात और महाराष्ट्र के ये मूंगफली निर्यातक एपीडा द्वारा बार बार चेतावनी के बावजूद कई अवसरों पर गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं। एपीडा द्वारा तैयार किए गए गुणवत्ता विनिर्देशों का पालन करने के बजाय ये निर्यातक चेतावनियों की अनदेखी करते पाए गए हैं। इन निर्यातकों के वियतनाम को स्वीकृत स्तर से अधिक के एफ्लेटैक्सिन और नमी वाली मूंगफली का निर्यात करने का दोषी पाए जाने के बाद यह मामला गरमाया। गेहूं को आयात शुल्क से बाहर रखने की छूट के सरकारी फैसले से रबी सीजन के चालू बुआई सीजन के दौरान अनुकूल जलवायु के बावजूद किसानों पर जोरदार चोट पड़ने की संभावना है। चूंकि भारत के गेहूं आयात शुल्क छूट की अटकलबाजी करीब 2 सप्ताह पहले से ही शुरू हो गई, इसलिए वैश्विक बाजारों में इसके दाम में पहले के $185 प्रति क्विंटल से 13% बढ़कर मौजूदा स्तर 205 से $210 प्रति टन पर चल रहे हैं। फिर भी दक्षिण भारत के बंदरगाहों पर इन क्षेत्रों की प्रचलित कीमत की तुलना में आयात की लागत प्रति क्विंटल 200 से 250 रुपए सस्ती बैठती है। आरएमएल एग्टेक का अनुमान है कि भारत का गेहूं उत्पादन 8.3 करोड़ टन रहेगा, जिसके फलस्वरूप आपूर्ति में 40 लाख टन की कमी रह सकती है। हालांकि सरकार ने देश के वार्षिक उपभोग 8.7 करोड़ टन की तुलना में वर्ष 2015-16 के लिए गेहूं उत्पादन में 9.35 करोड़ टन गेहूं का अनुमान बरकरार रखा है। खाद्य प्रबंधन की बद इंतजामी के चलते खेत में खलियान और यहां से उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले ही लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य के फल, सब्जियां और अन्य खाद्य वस्तुएं हर साल सड़कर नष्ट हो जाती हैं। खाद्य वस्तुओं के रखरखाव के लिए देश में कोल्ड स्टोर की संख्या जरूरत के बहुत कम होने की वजह से यह दिक्कत पेश आ रही है। यह खुलासा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक अध्ययन रिपोर्ट में किया गया है। पोस्ट हार्वेस्ट के बाद कच्ची वस्तुओं के खराब होने की दिक्कतें बहुत अधिक हैं। दरअसल इस बाबत कृषि और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सहयोग से कोल्ड चेन बनाने की योजना को मंजूरी मिली है, लेकिन इसके लिए व्यापक परियोजना नहीं बन पाई है, जिसके चलते यह पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है। किसान के खेत से उपज को सीधे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इकाइयों तक पहुंचाना और उसके बने उत्पादों को बाजार तक ले जाने की समग्र व्यवस्था का अभाव है। मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक देश भर में इस समय कुल 5,367 कोल्ड स्टोर हैं, जो जरूरत को पूरा करने में नाकाफी साबित हो रहे हैं। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताजा मंडी भाव पर। गेहूं का भाव इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1,890 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 1,960 रुपए, सीतापुर में 1,980 रुपए और रायबरेली में 1,910 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब बात चावल के भाव की। लखनऊ में 2,175 रुपए प्रति क्विंटल,
कानपुर में 2,260 रुपए, सीतापुर में 2,300 रुपए और रायबरेली में 2,230 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब बात दलहनी फसल मसूर की। लखनऊ में 6,620 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 7,100 रुपए, सीतापुर में 7,050 रुपए और रायबरेली में 6,900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब बात अरहर के भाव की। लखनऊ में 7,820 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 8,150 रुपए, सीतापुर में 8,200 रुपए और रायबरेली में 8,100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब बात सब्जियों में आलू की। लखनऊ में 600 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 650 रुपए, सीतापुर में 680 रुपए और रायबरेली में 630 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात करते हैं प्याज के भाव की। लखनऊ में 900 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 950 रुपए, सीतापुर में 1,000 रुपए और रायबरेली में 1,020 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर का भाव इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1,000 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 1,070 रुपए, सीतापुर में 1,150 रुपए और रायबरेली में 1,120 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात बैगन के भाव की। लखनऊ में 600 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 710 रुपए, सीतापुर में 700 रुपए और रायबरेली में 680 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात गोभी के भाव की। लखनऊ में 400 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 450 रुपए, सीतापुर में 500 रुपए और रायबरेली में 480 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात करते हैं फलों में केले की। लखनऊ में 1,380 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 1,470 रुपए, सीतापुर में 1,440 रुपए और रायबरेली में 1,510 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। कल के अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां और मंडी भाव। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा।
अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, हमारे किसान भाई दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं और जब भैया परिश्रम करते हैं तो ये चाहते हैं कि अच्छी फसल हो और उसका अच्छा मूल्य उन्हें प्राप्त हो। और भैया जब अच्छे मूल्य की बात करते हैं तो बात आती है नगदी फसलों की, और नगदी फसलों में भी गन्ना सबसे प्रमुख है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं गन्ने की कटाई एवं आपूर्ति प्रबंधन। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर के प्रसार अधिकारी संजीव कुमार पाठक जी। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि इस समय गन्ने की कटाई का जो समय है वो प्रारंभ हो गया है जी। तो ऐसे समय में हमारे किसान भाइयों को कटाई करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहले मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अधिक गन्ना उत्पादन और चीनी परते के लिए समय से गन्ने की बुआई, समय से खाद, सिंचाई, निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से हमें गन्ने की कटाई एवं आपूर्ति प्रबंधन पे भी ध्यान देने की जरूरत है। गन्ने की कटाई किसान भाई जब भी करें तो हमेशा गन्ने की कटाई जमीन की सतह से करें, जमीन की सतह से करना चाहिए। प्रायः यह देखा जाता है कि जब गन्ने की कटाई होती है तो गन्ने की कटाई जमीन की सतह से 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर ऊपर से गन्ने की कटाई किसान भाई कर देते हैं, जिससे उनको ये आभास नहीं होता है जबकि इस 1 हेक्टेयर में अगर हम 5 सेंटीमीटर ऊपर से गन्ने की कटाई करते हैं तो 3 से 4 कुंटल उपज में कमी आती है, और अगर 10 सेंटीमीटर ऊपर से हम गन्ने की कटाई करते हैं तो 6 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमारी उपज कम होती है। अगर इस आंकड़े को हम अपने प्रदेश स्तर पे देखते हैं तो पूरे प्रदेश का हमारा गन्ने का क्षेत्रफल 20,54,000 हेक्टेयर है। अगर हम ये मानते हैं कि 25% द्वारा जमीन की सतह से 5 सेंटीमीटर ऊपर से गन्ने की कटाई की गई तो सीधे 20,54,000 कुंटल गन्ना की उपज हमारी कम हो गई। हमने 20,54,000 कुंटल गन्ना खेत में ही छोड़ दिया जिसका कोई उपयोग नहीं है। मतलब काटते समय जमीन की सतह से गन्ने की कटाई करनी चाहिए। अब इसके साथ साथ आप ये देखिए कि 20,54,000 कुंटल गन्ने में अगर हम 10% चीनी परता अगर लगाते हैं तो सीधे सीधे 2 लाख कुंटल चीनी का हमारा नुकसान हुआ, जो बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है। इसलिए मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो गन्ने की कटाई जमीन की सतह से करें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर जमीन की सतह से हम गन्ने की कटाई नहीं करते हैं तो आगामी पौधे के बाद जो हमारी पेड़ी की फसल होती है उसकी भी उत्पादकता प्रभावित होती है। अच्छा, दूसरी फसल की भी हमारी उत्पादकता प्रभावित होती है। पेड़ी का फुटाव अच्छा नहीं होता है, इसलिए किसान भाई कटाई करते समय जमीन की सतह से गन्ने की कटाई करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज यहाँ पर मैं और जानना चाहूंगा कि हमारी फसल कटाई के लिए तैयार है जी, परिपक्व है जी, यह कैसे हमारे किसान भाई जाने? बिल्कुल सही सुनील भैया आपने पूछा कि किसान कैसे ये पता करेगा कि उसकी फसल पक के तैयार है, अब हमें इसकी कटाई करनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर किसान ने अगेती प्रजाति का गन्ना लगा रखा है तो उसकी फसल अवधि 10 से 11 महीने, और अगर मध्य देश से प्रजाति हैं तो इनकी फसल अवधि 12 महीने होनी चाहिए जी। दूसरी चीज, गन्ने की नीचे की अधिकतर पत्तियां सूखी हों लेकिन अगोला उसका जीवंत और पीला हरा होना चाहिए। अच्छा, ये तो पहली पहचान हो गई गन्ने की परिपक्वता की। दूसरी पहचान किसान भाई देख के कर सकते हैं कि गन्ना कटने के बाद कटे हुए भाग पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उसमें एक चमक उत्पन्न होती है जो गन्ने के क्रिस्टल के नाते होती है, तो वो भी एक पहचान का लक्षण है। तीसरी चीज ये है कि गन्ने में जब हम किसी ठोस वस्तु से प्रहार करते हैं तो गन्ने में, पके हुए गन्ने में मेटेलिक आवाज आती है, तो ये परिपक्वता का लक्षण है जी। कुछ हमारे प्रगतिशील किसान भाई हैंड ब्रिक्स रिफ्रैक्टोमीटर भी रखते हैं जिसमें हम गन्ने के ऊपर से और नीचे से ब्रिक्स ज्ञात करते हैं। अच्छा, वो यंत्र होता है जी, जिससे किसान भाई उससे खड़ी फसल में अपने गन्ने में लगा करके ब्रिक्स ज्ञात करते हैं। अगर ऊपर और नीचे का अनुपात 0.96 है तो हमारा गन्ना पूर्णतः पक गया है जी। तो इन चीजों से किसान भाई अपने गन्ने की परिपक्वता की पहचान कर सकते हैं। लैब कंडीशन की अगर हम बात करते हैं लैब में, तो विश्लेषण द्वारा ब्रिक्स 18 से 20% होना चाहिए, शर्करा 16%
और शुद्धता 85%। ये गन्ने की परिपक्वता का पहचान है किसान के लिए और लैब के लिए। अच्छा संजीव जी, यहाँ पर एक बात और जानना चाहूँगा कि कटाई के बाद अक्सर ये देखा जाता है कि वजन और चीनी के परते में हिरास हो जाता है, तो ऐसा किन कारणों से होता है? इसका मूल कारण है कि कटाई और पेराई में अंतर। जब हम गन्ने को काट करके पेराई और स्टोर कर देते हैं, उसका संग्रहण कर देते हैं और काफी दिनों बाद पेराई करते हैं, तो ये नुकसान होता है कटाई उपरांत ह्रास। जब हम गन्ने को काटते हैं तो हमारे वायुमंडल में बैक्टीरिया होते हैं, ल्यूकोनास्टाक मेंसराइड बैक्टीरिया होता है, जो गन्ने के कटे हुए भाग पर बड़ी तेजी से सक्रिय होता है और प्रवेश कर जाता है, गन्ने के कटे हुए भाग के द्वारा प्रवेश कर जाता है और गन्ने में जो संचित शर्करा सुक्रोज के रूप में होती है, उस सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज करने लगता है। ये गन्ने में इन्वर्जन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे गन्ने में जो शर्करा होती है वो कम होने लगती है, जिससे चीनी परता हमारा प्रभावित होता है। दूसरी चीज ये है कि गन्ने के वजन में कमी होने लगती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने किसान भाइयों को भी बताना चाहता हूं कि जब वो गन्ने की कटाई कर लेते हैं, कटाई के बाद 6 दिन बाद अगर गन्ने की सप्लाई करते हैं तो 100 कुंटल गन्ने में मार्च अप्रैल में 14 कुंटल गन्ने का नुकसान होता है, जिससे सीधे सीधे उनको 4,500 का नुकसान होता है। ये तो किसान का नुकसान हुआ। अगर चीनी परते की बात करते हैं तो अगर 6 दिन बाद गन्ने की सप्लाई होती है तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक 0.15 से लेकर के और 1.26% तक चीनी का ह्रास होता है। अगर मान लीजिए कि 70,000 पेराई क्षमता की चीनी मिल है तो एक दिन में अगर 1.26% का नुकसान हुआ तो सीधे सीधे 882 कुंटल चीनी का नुकसान हुआ। ये बहुत बड़ी मात्रा होती है। मतलब हमें कटाई के तुरंत बाद उसे चीनी मिल भेज देना चाहिए। चीनी मिल भेज देना चाहिए, ज्यादा अंतर नहीं रखना चाहिए। प्रायः ऐसा होता है कि किसान भाई खेत खाली करने के लिए गन्ने को काट के रख देते हैं और काटने के बाद उसको जब उनकी पर्ची आती है तब सप्लाई करते हैं। करना ये चाहिए किसान भाइयों को कि जब चीनी मिल से उनकी पर्ची आ जाए तब गन्ने की सप्लाई करें। पर्ची के लिए बहुत ही आसान सिस्टम अब हो गया है। उत्तर प्रदेश के गन्ना विभाग द्वारा गन्ना सूचना प्रणाली लागू की गई है। गन्ना सूचना प्रणाली द्वारा किसान भाइयों को उनका कितना गन्ने का क्षेत्रफल है, कितनी पर्ची बनी है, पर्ची उनकी कब आएगी, किस प्रजाति की पर्ची आएगी, ये सब कुछ घर बैठे वो गन्ना सूचना प्रणाली के द्वारा वो पता लगा सकते हैं। गन्ना सूचना प्रणाली में जो SMS की सुविधा है, वेबसाइट की सुविधा है, यहाँ तक कि गन्ना सूचना प्रणाली में वो ये घर बैठे देख सकते हैं कि जिस चीनी मिल में उनको गन्ने की आपूर्ति करनी है उस चीनी मिल के यार्ड में वेब कैमरा द्वारा यार्ड में भीड़ है कि नहीं है, उस हिसाब से ये भी पता लग सकता है कि यार्ड में भीड़ है कि नहीं है। उस हिसाब से वो चीनी मिल में ले जाके गन्ने की सप्लाई कर सकते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा तो मैं ये किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि गन्ना सूचना प्रणाली का भरपूर लाभ लेकर के और कटाई उपरांत होने वाले लॉस को कम कर सकते हैं। जो हमारे गन्ना उत्पादक किसान भाई हैं जी, तो एक आपूर्ति प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। बिल्कुल। तो आपूर्ति प्रबंधन में कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, कैसे आपूर्ति प्रबंधन करें जिससे उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो? बहुत सही सुनील भैया आपने पूछा, क्योंकि प्रदेश की सभी चीनी मिलें इस समय पेराई कार्य प्रारंभ कर दी हैं और किसान भाइयों के लिए कटाई और आपूर्ति 2 प्रमुख कार्य हैं। जी। सबसे पहली चीज यह है कि किसान भाइयों को चीनी मिल से अलग बिचौलियों के हाथों अपना गन्ना कदापि नहीं देना चाहिए। अच्छा। इससे एक तो उनके गन्ने का औने पौने दाम मिलता है, दूसरी चीज कि उस किसान भाई का बेसिक कोटा नहीं बन पाता है। बेसिक कोटा वो चीज होती है जो किसान पिछले वर्षों में गन्ना सप्लाई करते हैं। बेसिक कोटा ना होने की वजह से भविष्य में वो गन्ना सप्लाई में भी उनको दिक्कत आती है। अच्छा। तो वो इस समय मेरा किसान भाइयों से पुनः अनुरोध है कि वो अपने स्वयं के नाम की पर्ची पे ही गन्ना आपूर्ति करें, मतलब किसी और की पर्ची के नाम पे गन्ना कदापि ना जी आपूर्ति करें। जी। दूसरी चीज कि गन्ने की पर्ची जब आ जाए तभी वो गन्ने की कटाई करें और जिस प्रकार की पर्ची आवे, अगेती प्रजाति की आ रही है, पेड़ी की पर्ची आ रही है, उसी प्रजाति के गन्ने की कटाई करें। वो ऐसा नहीं है कि पौधे गन्ने की कटाई अभी कर दें। जी। 15 जनवरी के पहले पौधे गन्ने की कटाई कदापि ना करें। इससे एक तो उनकी उत्पादकता कम होगी और चीनी परता भी प्रभावित होगा। 15 और आगामी जो पेड़ी फसल वो लेते हैं, पेड़ी में फुटाव भी अच्छा नहीं होगा। तो पौधे गन्ने की कटाई 15 जनवरी के बाद ही करें। जी। दूसरी चीज कि चीनी मिल में स्वच्छ
और ताजा गन्ना और अगोला रहित गन्ने की आपूर्ति करें, जिससे चीनी मिल को अच्छा चीनी पड़ता मिलेगा। और चीनी मिल को जब अच्छा चीनी पड़ता मिलेगा तो चीनी मिलें समय से उनके गन्ने का भुगतान करेंगी। जी, मतलब इसका सीधा लाभ जो होगा हमारे किसान भाइयों को होगा। चीनी मिलों का चीनी पड़ता बढ़ेगा और उनको उसका लाभ मिलेगा। जी। एक चीज मैं और किसान भाइयों से ये बताना चाहता हूं आपूर्ति प्रबंधन में कि किस तरीके से प्रदेश की गन्ने की उत्पादकता बढ़ाई जाए। इसके लिए इस वर्ष बहुत ही ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। पूरे प्रदेश में जगह जगह गोष्ठियां की गई हैं उनको जागरूक करने के लिए कि वो अपने गन्ने की उत्पादकता बढ़ावें। गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ गन्ने का डाल परसेंट बढ़ावें। डाल परसेंट का मतलब ये है कि जो उनकी गन्ने की पैदावार है वो उसे चीनी मिल में ही आपूर्ति करें, किसी अन्यत्र जगह आपूर्ति ना करें। और इससे उनको जो प्रदेश सरकार द्वारा मूल्य घोषित हुआ है वो मूल्य उन्हें प्राप्त होगा, प्लस प्रदेश का डाल परसेंट बढ़ेगा और अंततः प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम रहेगा और हमारे देश के चीनी उत्पादन में वृद्धि होगी। संजीव जी, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि संजीव जी ने बताया कि कटाई में हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है और हमें कटाई के बाद फिर प्रबंधन कैसे करना है, आपूर्ति प्रबंधन पर कौन सी बातें ध्यान रखनी है। संजीव जी ने जो बातें बताई, अगर आप इस पर ध्यान रखेंगे, इसको अमल में लाएंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। खेती किसानी के बाद अब रुख करते हैं मौसम समाचार का। बीते सप्ताह के दौरान सुबह के समय हल्की धुंध दिखाई दी। दिन का अधिकतम तापमान 22.8 से 26.4 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 4 से 6.5 डिग्री सेल्सियस रहा। इस दौरान पूर्वाह्न 7.21 को सापेक्षिक आर्द्रता 94 से 98 तथा दोपहर बाद अपराह्न 2.21 को 40 से 78% दर्ज की गई। सप्ताह के दौरान दिन में औसत 4.6 घंटे प्रतिदिन धूप खिली रही। हवा की औसत गति 1.7 किलोमीटर प्रति घंटा तथा वाष्पीकरण की औसत दर 3 मिलीमीटर प्रतिदिन रही। सप्ताह के दौरान पूर्वाह्न को हवा शांत रही और अपराह्न को उत्तर पश्चिम दिशाओं से रही। आने वाले दिनों का अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा की गति लगभग 12 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा हवा की दिशा पश्चिम उत्तर पश्चिम रहेगी। तो किसान भाइयों, ये थे आज के मौसम आधारित कृषि समाचार। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे नई नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।